Good evening, everyone. This is Swapnil this side from Avigyan Academy, and today I am bringing for you a very important topic from economics, जो बहुत ही ज़्यादा important है आपके एसएससी और इवन बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बैंकिंग में आपका इकोनॉमिक्स और बैंकिंग सिस्टम से सवाल आता ही है. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज इन्फ्लेशन. ठीक है. इन्फ्लेशन. तो बिफोर वी स्टार्ट बिफोर वी स्टार्ट इन्फ्लेशन का मोटा मोटा मतलब क्या होता है? ये जो महंगाई बोलते हैं हम कि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, सामान के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. आप जो चीज पहले 10 रुपए में खरीद पा रहे थे, आज वो 20 रुपए की आती है मार्केट में. तो दिस इंक्रीज इन प्राइस, ये जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में दिस इंक्रीज ऑफ प्राइस, ये जो जनरल इंक्रीज हो रहा है सब सब चीजों का प्राइस दिन ब दिन, क्योंकि आप कुछ भी देख लीजिए. आप एक चॉकलेट डेयरी मिल्क पहले आता था 20 रुपए का, भी 40 रुपए का आता है. ठीक है. सो ये जो हर चीज का जो प्राइस एक कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है, दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज नोन एज इन्फ्लेशन. ठीक है. द इकोनॉमिक टर्म विच वी यूज फॉर द इंक्रीज ऑफ प्राइसेस इन गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. ठीक है. अब ये इन्फ्लेशन मेजर कैसे होता है? ये जितने भी सामान का प्राइस इंडेक्स होता है ना, सबका एक प्राइस इंडेक्स होता है. ठीक है. और उस प्राइस इंडेक्स में जो इंक्रीज होता है, उस पर्टिकुलर इंक्रीज्ड वैल्यू का परसेंटेज निकाल के भी कैलकुलेट द इन्फ्लेशन. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्राइस है आपका 10 रुपए. ठीक है. और उसका प्राइस 12 रुपए हो गया थोड़े दिन बाद. मान लेते हैं कि देर इज एन आर्टिकल, एनीथिंग, से अ पैकेट ऑफ मैगी. ठीक है. पहले मैगी का प्राइस था 10 रुपए. ठीक है. और ये अभी एक साल में बढ़ के हो गया, मान लीजिए मैगी का प्राइस 12 रुपए. ठीक है. तो इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज कितना हुआ? 2 रुपए इंक्रीज हुआ इसमें. 2 रुपए इंक्रीज हुआ. ठीक है. तो होगा क्या, जो पुराना प्राइस था, हम पुराने प्राइस से इस इंक्रीज प्राइस का परसेंटेज निकालेंगे. मतलब 10 रुपए था, 10 रुपए पे 2 रुपए इंक्रीज हुआ. अब 2 रुपए 10 रुपए का कितना परसेंट होता है? कितना होता है? इट इज 20%. तो मतलब इन्फ्लेशन कितना हुआ? देर वॉज अ 20% इन्फ्लेशन इन दिस केस. इसका मतलब जो आपका पुराना प्राइस है और पुराने प्राइस से जो नया प्राइस आया, उन दोनों का जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ इस केस में? 2 रुपए इस एग्जाम्पल में. ठीक है. अब वो जो इंक्रीज प्राइस है 2 रुपए का, उसको आप जो पुराना प्राइस था उसमें से परसेंटेज करके आपको फ्रैक्शन में निकालना है. दैट इज योर परसेंटेज. इन्फ्लेशन ऐसे ही परसेंटेज में कैलकुलेट होता है. ठीक है. अब इन्फ्लेशन किन चीजों को इफेक्ट करता है? देखिए, सबसे पहला है परचेजिंग पावर. तो देखते हैं कि परचेजिंग पावर होता क्या है. ठीक है. परचेजिंग पावर मीन्स कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी लेके उसमें किसी पर्टिकुलर चीज का कितना क्वांटिटी खरीद सकते हो. चिप्स का पैकेट मान लेते हैं. ठीक है. मान लीजिए एक पैकेट चिप्स का प्राइस है 10 रुपए. ठीक है. एक पैकेट चिप्स का प्राइस है 10 रुपए. ये एक पैकेट का प्राइस है. ठीक है. एक पैकेट चिप्स का प्राइस है 10 रुपए मान लेते हैं. अब आपके हाथ में है टोटल 100 रुपए. अब आपके हाथ में है टोटल 100 रुपए. तो 100 रुपए में आप कितने पैकेट चिप्स खरीद पाओगे? 100 रुपए में यू विल बी एबल टू बाई 10 पैकेट्स ऑफ चिप्स. ठीक है. बट अब मान लेते हैं कि एक साल बाद इसी 10 रुपए के चिप्स के पैकेट का प्राइस हो गया 20 रुपए. इन्फ्लेशन आ गया. इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस बढ़ना. मान लो इस 10 रुपए के चिप्स के पैकेट का पावर हो गया, प्राइस हो गया 20 रुपए. अब आप 100 रुपए में कितने पैकेट खरीद पाओगे? अब आप 100 रुपए में कितने पैकेट खरीद पाओगे? अब यू कैन ओनली बाय 5 पैकेट्स इन 100 रुपीज. एक पैकेट 20 रुपए का है. ठीक है. तो टोटल अब 100 रुपए में 5 पैकेट आएंगे. तो हो क्या रहा है? पहले एक पहले चिप्स के पैकेट्स के लिए
आपका 100 रुपए में परचेजिंग पावर कितना था? अब 10 पैकेट खरीद पा रहे थे। सो दिस इज बेसिकली द परचेजिंग पावर ऑफ 100 रुपीज इन द केस ऑफ चिप्स, जिसका प्राइस 10 रुपए का है पर पैकेट। ठीक है, बट अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन के बाद जब प्राइस इसका 20 रुपए हो गया है, अब आप 100 रुपए में सिर्फ 5 ही पैकेट खरीद पा रहे हो। तो व्हाट इज हैपनिंग, योर परचेजिंग पावर इज डिक्रीजिंग with the same amount of money. You are now unable to buy the same number of goods. You are having to buy a lesser number of goods. Why? क्योंकि पर पीस आपका प्राइस अब बढ़ गया है। ठीक है, अगर आपके हाथ में सिर्फ 10 रुपए थे पहले, तो आप एक पैकेट चिप्स खरीद पा रहे थे। बट अभी अगर आपके हाथ में बस 10 रुपए है और 20 रुपए का एक पैकेट हो गया है, अभी आप एक भी पैकेट नहीं खरीद पाते। ठीक है, तो द थिंग इज कि जैसे ही चीजों का दाम बढ़ने लगता है, आपको उनकी खरीदने की क्षमता कमती रहती है। ठीक है, और एक और चीज जो वो इफेक्ट करता है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब ये होता है कि आप जो रहते हो, आपका जो महीने का खाने पीने का खर्चा है, रहने खाने का खर्चा है, वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब मान लीजिए आपके ग्रोसरीज में, खाना पानी में आपका महीने का खर्चा है मान लीजिए 10,000 रुपए। ठीक है, और चीजों का दाम बढ़ने लगा, एक साल बाद आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग महीने में आपको अब खाने पानी में देना पड़ता है 15,000। तो क्या हो रहा है, इससे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग अफेक्ट हो रहा है। अगर आपको 10,000 में ही जीना है अगले साल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सामान कम खरीदना पड़ेगा, आपको खाना कम पड़ेगा। और अगर आपको सेम करना है, सेम खाना है, सेम अमाउंट आपको खरीदना है, तो अब आपको पैसा ज्यादा खर्चना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके अलावा इन्फ्लेशन ऑल्सो अफेक्ट्स सेविंग्स। अब देखिए, मान लीजिए योर आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, 50,000, योर सैलरी इज 50,000 से, your salary is 50,000, ठीक है, and your monthly expenses like your rent, your electricity bill, your groceries, your food, your medicines, doctor, your enjoyment, going to cinema hall, shopping, whatever, your monthly expenses are say 30,000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपके सैलरी के 50,000 में से आपका मंथली 30 खर्चा हो रहा है, और आपके पास बच कितना रहा है, आपके पास ये माइनस करने के बाद बचता है 20,000। ठीक है, तो 20,000 आपका सेविंग्स हो गया। ठीक है, बट अब मान लीजिए कि सामान का दाम बढ़ने लगा, और अगले साल से इन्फ्लेशन के कारण सामान का प्राइस बढ़ गया, और अभी आपको एक महीने में 30,000 की जगह आपको 40,000 का खर्चा होता है। तो उससे क्या होगा, अगर अब आपको 40,000 खर्च करना पड़ रहा है 30 की जगह, तो 50 से आपके पास बचा कितना, 10,000 रुपए बचा। तो क्या हुआ, आपकी सेविंग्स कम हो गई। सो इन्फ्लेशन सेविंग्स को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, मार्केट में इन्फ्लेशन होता क्यों है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन के कुछ कारण है, ये 3 कारण आपको सीख के रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का जो सप्लाई हो रहा है, द सप्लाई फॉर दैट प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इन द मार्केट इज से 20 यूनिट्स। 20 units of this product are being produced and are being supplied to the market, मान लेते हैं। ठीक है, बट मार्केट में जो इसका डिमांड है, इसका डिमांड हो गया मान लीजिए 40 यूनिट्स। ठीक है, इसका डिमांड हो गया 40 यूनिट्स। मतलब हो क्या रहा है, जितना सामान बन के मार्केट में आ रहा है, हमारी जरूरत उससे ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, सप्लाई में एक शॉर्टेज आ गया, और डिमांड क्या हुआ, डिमांड सप्लाई के ऊपर चला गया। देयर इज एन एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई एज आई हैव रिटन हियर। तो उस टाइम क्या होता है, ऐसे सिनेरियो में चीजों का प्राइस बढ़ जाता है। आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए, कोविड के टाइम पे तो ये हुआ ही था। व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग कोविड, कि सडनली बिकॉज ऑफ द कोविड इंफेक्शन द डिमांड फॉर सैनिटाइजर्स हैड गॉन वेरी मच हाई। ठीक है,
बट द सप्लाई ऑफ सैनिटाइजर कोई ऐसी चीज थोड़ी थी कि जो उस टाइम पे हर आदमी अपने घर पे रखता था। आधे लोग उस टाइम सैनिटाइजर घर पे रखते भी नहीं थे बिफोर कोविड। बट द एंड नेचुरली जितना बिकता है सैनिटाइजर दुकानदार उतना ही रखेगा ना अपने दुकान में, या फैक्ट्री भी उतना ही बनाएगी। बट कोविड के बाद क्या हुआ? कोविड के बाद व्हाट हैपेंड इज दैट कि हर आदमी को घर में एटलीस्ट एक भी नहीं 2-3 बॉटल सैनिटाइजर रखने थे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, लोगों को घर पे स्टॉक अप करना था सामान को। और एंड में क्या हुआ कि सैनिटाइजर के जितने पैकेट्स या बोतल मार्केट में थे, लोगों की जरूरत उससे ज्यादा हो गई। मान लीजिए कि उस टाइम किसी मोहल्ले में फार्मेसी में 100 बॉटल थे सैनिटाइजर के, और मोहल्ले की रिक्वायरमेंट उस टाइम 500-600 बॉटल्स की हो गई। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, क्योंकि लोगों को ना उस टाइम एट एनी केस वो सामान चाहिए होता है, क्योंकि डिमांड उसकी हाई है। लाइक लोग मरने मिटने को तैयार होते हैं उस सामान को खरीदने के लिए। तो उस टाइम दुकानदार क्या करेगा? वो उस सामान का प्राइस बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि उसको पता है कि चाहे आग लग जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको खरीदने लोग आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोगों की जरूरत है और इसका सप्लाई कम है, जिसकी वजह से ये हर आदमी को मिल भी नहीं सकता। तो जिसके हाथ लग गया उसको वो मिल गया। फॉर दैट थिंग द प्राइस विल शूट अप, कि भाई अब जरूरी है तो खरीदना ही पड़ेगा, और लोग पैसा देंगे भी, बिकॉज इट विल बी अ नेसेसरी थिंग। सो वेन एवर द डिमांड गोज ओवर द सप्लाई, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, एंड दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। फिर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का देखते हैं कि होता क्या है। मान लो आप फर्नीचर खरीदते हो, ठीक है। अब फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मान लो एक डेस्क है, लकड़ी का डेस्क है, वुडन डेस्क इन योर हाउस। अब उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? यू नीड वुड, यू नीड पेंट, लकड़ी चाहिए, पेंट चाहिए, यू नीड गम, ठीक है, यू नीड द वार्निश एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक चेयर को बनाने में फैक्ट्री के आदमी को 100 रुपए लग रहा था, ठीक है, और उसने डिसाइड किया कि वो उस पर 10% प्रॉफिट रखेगा अपने चेयर के कॉस्ट पे। तो उसको बनाने का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 100 रुपए। ठीक है। और 100 रुपए में से अब उसको 10% प्रॉफिट रखना है, मतलब इस 100 का 10% हो गया 10 रुपए। तो प्रॉफिट मिला के अब हमें वो जिस प्राइस पे मार्केट पे बेचेगा वो कितना प्राइस है? 110 रुपए। ठीक है। बट अभी मान लो कि लकड़ी का प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में। तो लकड़ी का प्राइस बढ़ने से क्या होगा? अब चेयर बनाने में लकड़ी का प्राइस मिला के 100 रुपए लग रहा था दुकानदार को, फैक्ट्री वाले को। अब लकड़ी का प्राइस बढ़ने के बाद इसको चेयर बनाने में अब इसको लगते हैं 150 रुपए। ठीक है। बट उसको तो अपना 10% प्रॉफिट रखना ही है। अब वो प्रॉफिट कितना लगाएगा? 50 का 10% हो गया 15, एंड द प्राइस दैट ही विल टेक इज नाउ 165। तो इससे क्या हो रहा है कि सामान को बनाने का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट बढ़ने के कारण जो मार्केट में अब उसका प्राइस है वो भी बढ़ जा रहा है। अब उसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं। फैक्ट्री में मान लो जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, अब एम्प्लॉयज को जो सैलरी दे रहा है फैक्ट्री का मालिक, वो भी उसके कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। ठीक है। अब मान लो सैलरी बढ़ गया, सैलरी बढ़ा ना बढ़ा, हमेशा थोड़े तुम अपने एम्प्लॉयज को कम सैलरी देते रहोगे, सैलरी बढ़ गया। तो जब सैलरी बढ़ा, ऑफ कोर्स सैलरी बढ़ेगा तो वो कॉस्ट भी बढ़ रहा है पर प्रोडक्ट। अब जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगा, अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए उसका मार्केट में प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ये होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आ गया आपका बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है। अब बिल्ट इन इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको एक अंदाजा लगता है कि शायद इस चीज का प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है। ठीक है। शायद बढ़ सकता है, मतलब ऐसा होता ही है ना कि आपको लगा कि यार हो सकता है इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरीज बढ़ रही है। अब सैलरीज बढ़ रही है तो चीजों का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ते ही उनका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। उस टाइम क्या होता है, लोग ज्यादा ज्यादा करके खरीदने लगते हैं चीजों को, कि भाई दाम बढ़ने के पहले अभी से सस्ते में खरीद के रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों की सैलरीज, वेज भी बढ़ रहा है, लोगों का सैलरी बढ़ रहा है।
और इस चक्कर में क्या होता है, डिमांड इतना बढ़ जाता है कि चीजों का प्राइस भी राइज अप होने लगता है। दिस इज योर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, नाउ अब जैसे कि मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में कहा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों क्यों बढ़ता है देखते हैं। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से क्या होगा, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी दे रही है ना, गवर्नमेंट लोगों का टैक्स रेट कम कर रही है। तो जब भी गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी देगी, मान लो तुम्हारा 10 रुपए 1000 रुपए का गैस सिलेंडर, उस पे 100 रुपए का सब्सिडी लग गया, अभी तुमको गैस सिलेंडर का 900 रुपए देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, टैक्स तुम्हें पहले साल का 1 लाख भरना पड़ रहा था, अभी तुम्हें 80,000 भरना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स का रेट गवर्नमेंट ने कम कर दिया। अब उससे क्या होगा, तुम्हारे पैसे बचेंगे। अब बचे हुए पैसों का तुम क्या करोगे, तुम खर्च करोगे। तो हो क्या रहा है, जितना पैसा पहले खर्च कर रहे थे, अब उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो। क्यों, क्योंकि सरकार तुमको बहुत जगह पे मुफ्त का वो डिस्काउंट दे रही है, पैसे ज्यादा बच रहे हैं हाथ में। तो जब पैसे ज्यादा खर्च करोगे मार्केट में, तो इसका मतलब क्या है, तुम खर्च ज्यादा कर रहे हो, मतलब तुम्हारा डिमांड बढ़ रहा है। अभी जो चीज पहले तुम दो, अब मान लो तुम पहले 2 वीकेंड पिज्जा खाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह देना शुरू कर दिया तुमको, तुम्हारे पास पैसे बच रहे हैं, अभी तुम 4 वीकेंड पिज्जा खाते हो, तो डिमांड बढ़ गया ना उस चीज का अब तुम्हारे लिए। तो क्या हो रहा है, जैसे ही डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन है प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, अब प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब, प्राइवेट मतलब हम लोग जो चीज कंज्यूम करते हैं, वेदर इट्स अ फूड आइटम और क्लोथिंग और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, व्हाटएवर, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, अगर हमारा कंजम्पशन बढ़ जाए कि हम लोग किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करने लग गए, ठीक है, उससे क्या होगा, उस चीज का डिमांड बढ़ने लगेगा, एंड एज सुन एज द डिमांड गोज अप, द प्राइस शूट्स अप एज वेल। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। अब एक चीज सोचो, मान लो तुम्हारे देश ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, मतलब देश के अंदर से बाहर ज्यादा सामान बेचने लग गए, या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ने लगा तुम्हारे कंट्री। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट बढ़ने से लोगों का अर्निंग बढ़ता जाएगा। अर्निंग क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर तुम एक कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा कंपनी कहाँ लगाएगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में लगाएगी। या एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, बाहर सामान ज्यादा भेजना है, तो सामान बनाना भी तो ज्यादा पड़ेगा, जब प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। और जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अर्निंग बढ़ता जाएगा। पहले मैं सिर्फ अपने फैक्ट्री में मान लो 10 चेयर्स बना रहा था और 10 चेयर भेज रहा था, अब मेरे को इन्वेस्टमेंट मिल गया, मेरे पास पैसा कैपिटल ज्यादा है, मैं 20 चेयर बनाता हूँ और 20 चेयर बेचता हूँ। प्रोडक्शन बढ़ते ही अब मेरा पैसा भी बढ़ने लग गया, अर्निंग बढ़ने लग गया मेरा। जैसे ही आदमी का अर्निंग बढ़ेगा, आदमी खर्चा भी तो ज्यादा करेगा। अब तुम मान लो 50,000 कमा रहे हो महीने का, कल 1 लाख कमाओगे तो सेम खर्चा करोगे क्या, ज्यादा करोगे ना। तो जब भी ज्यादा खर्चा होगा क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा चीजों का, और डिमांड बढ़ते ही देयर विल बी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इसके लिए एक टर्म मैंने यूज किया है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इट मीन्स दैट ऑल ऑफ द पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड। ठीक है, मतलब खर्च करने के लिए बहुत पैसा होगा लोगों के पास, बट द नंबर ऑफ गुड्स इन द मार्केट विल बी वेरी वेरी लेस। मतलब मान लो कि एक मोहल्ले में पूरे, एक मोहल्ला है, मान लो तेरे एक मोहल्ले में तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है जो होम थिएटर वगैरह बेचता है। अब उस मोहल्ले में सारे लोगों की सैलरी बढ़ने लगी, कुछ 100-200 लोग रहते हैं उस मोहल्ले में, सबको अपने घर में एक होम थिएटर सिस्टम चाहिए, बट दुकानदार के पास सिर्फ 50 ही पीस पड़े हैं होम थिएटर के। तो क्या हो रहा है, सबके पास खर्चने के लिए पैसा है, बट सबके पास मौका नहीं है एक सामान खरीदने का, बिकॉज सामान बहुत कम है मार्केट, आइटम का पीस जो है वो मार्केट में बहुत ही कम। अब आ जाते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है देख लो।
मान लो हायर वेजेस, मान लो कि मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ और मुझे अपने फैक्ट्री के एम्प्लॉयज को सैलरी देना पड़ता है, और वो जो मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ वो मेरे कॉस्टिंग में इंक्लूडेड होगा, और फिर मैं जिस प्राइस पे तुमको सामान बेचूंगा उस पर मैं अपने कॉस्टिंग के ऊपर एक प्रॉफिट भी निकालूंगा। ठीक है, बट अभी अगर मुझे सैलरी ज्यादा देना पड़े अपने एम्प्लॉयज को तो मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया, और जैसे ही मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया मुझे अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए, मैंने एग्जांपल दिखाया था इसके पहले, मुझे अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए आप लोगों को अब ज्यादा प्राइस पे सामान बेचना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, कॉस्टिंग बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। दूसरा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। मैंने जो एग्जांपल दिया था कि मुझे चेयर बनाना है, अब चेयर बनाने के लिए लकड़ी यूज होता है, अभी अगर लकड़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो मेरा चेयर बनाने का प्राइस भी तो इंक्रीज हो गया ना। बट प्रॉफिट रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू नाउ increase the final price of the chair in the market so that my profit is completely maintained without any harm. ठीक है, but what is happening as a result, the final price in the market is increasing, and this is what is called inflation. Then supply shock. supply shock इसका मतलब होता है कि मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या कोई वार होगी, तो उस टाइम क्या होता है, द सप्लाई टेक्स अ हिट, द सप्लाई टेक्स अ हिट। सप्लाई टेक्स अ हिट क्यों, क्योंकि उस टाइम चीजों का डिमांड बहुत बढ़ने लगता है। नेचुरल डिजास्टर या वार जब भी होता है कहीं पे, ठीक है, तो उस टाइम चीजों का डिमांड बहुत बढ़ने लगता है। डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा उस टाइम। अब प्रोडक्शन अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, माई कॉस्ट इज गोइंग अप। बट इफ द कॉस्ट इज गोइंग अप, it means that now I have to increase the final price also to maintain my profits. So what is happening, this is only leading to a rise in costs, a rise in prices, which we all call as inflation. अब आ जाते हैं इन्फ्लेशन के टाइप्स पे। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर साल में इन्फ्लेशन पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। अब अगर एक साल में इन्फ्लेशन 3% से कम इंक्रीज हो, then we call it as creeping inflation. If in 1 year the inflation increases between 3% and 10%, then we call it walking inflation. If the inflation increases between 10 to 20%, ठीक है, then we call it as running inflation, एक साल का कह रहा हूं। ठीक है, और अगर एक साल में इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा हो जाए, देन वी कॉल इट हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हाइपर इन्फ्लेशन ये तो बस एक नंबर है 20% से ज्यादा, बट कभी कभी किसी किसी केस पे कुछ कुछ देशों में हालत इतनी भी खराब हुई है कि हाइपर इन्फ्लेशन 20% क्या, वो 100%, 200% तक भी जा चुका है। मतलब इतना खतरनाक तरीके से प्राइस इंक्रीज हुआ है। सो हाइपर इन्फ्लेशन इज अ वेरी वेरी डेंजरस, इसको अवॉइड करना चाहिए। और इन दोनों का तो हमने पढ़ा ही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, और भी दो टाइप्स है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि देखो, जो सप्लाई है ना, जो सप्लाई चेन है, एक सप्लाई चेन होता है ना, कि कहीं पे कोई गुड प्रोड्यूस होता है, दूसरे जगह पे उसका पैकिंग होता है, फिर वहां से उसको ट्रक में उठा के लॉजिस्टिक से कहीं पे डिलीवर किया जाता है, फिर उसका वहां पे क्वालिटी चेक होता है, फिर वहां से उसको फिर से फाइनलाइज किया जाता है, फिर फाइनल शॉप के पास आता है, वो दुकानदार के पास जहां से हम खरीदते हैं। तो ये एक पूरा सप्लाई चेन हो गया। अब मान लो कि किसी कारण से, हो सकता है कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी खराब हो गई हो, टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ गया हो, या लॉजिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम आ गया हो, बेसिकली जो स्ट्रक्चर है पूरे सिस्टम का, अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई इशू आ जाए जिसके कारण सप्लाई ढंग से नहीं चल पा रहा है, और ये बहुत लंबे टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड देयर इज एन इम्बैलेंस इन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, देन इट लीड्स टू एन इन्फ्लेशन नोन एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब मान लो कि देखो कुछ कुछ चीजें होती है ना जिनका दाम ग्लोबली बढ़ता है, जैसे कि मान लो क्रूड ऑयल। ठीक है,
अब क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। मोस्टली गल्फ कंट्रीज और रशिया, इनसे क्रूड ऑयल खरीदा जाता है। तो अब इट इज एन इंटरनेशनल कमोडिटी। क्रूड ऑयल पूरे दुनिया में सबको चाहिए, ग्लोबल कमोडिटी है वो। ठीक है। अब मान लो कि पूरे दुनिया में ग्लोबली क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, जब क्रूड ऑयल अब इंडिया को ज्यादा दाम में खरीदना पड़ेगा। ज्यादा दाम में क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो क्या होगा, जो पेट्रोलियम बनाने का कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मार्केट में पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब किसी भी चीज का ग्लोबल प्राइस राइज होता है, जब किसी भी चीज का पूरे दुनिया में प्राइसेस राइज होता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस सामान को अपने देश में जब भी हम बाहर से खरीद के इंपोर्ट करके लाते हैं, द इंपोर्ट्स बिकम वेरी कॉस्टली, and due to the rise in the price of imports, its final price in the market increases as well। क्योंकि मान लो एक दुकानदार, मतलब एक कोई शॉपकीपर या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कोई गाड़ी इंपोर्ट करके लाता है बाहर से, वो इंपोर्ट करके लाता है मान लो 20 लाख का, और हमें बेचता है 25 लाख का। अपना प्रॉफिट लगता है 5 लाख का, उसको उसको 5 लाख का प्रॉफिट करना है। अब कल को इंपोर्ट में प्राइसेस बढ़ गया, कार्स का ग्लोबल प्राइस बढ़ गया उस कार का, वो नेक्स्ट टाइम इंपोर्ट करके लाया तो उसको 30 लाख का पड़ा, बट उसको तो 5 लाख प्रॉफिट रखना ही है ना। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो हमें 35 लाख का बेचेगा। तो क्या हो रहा है, ड्यू टू द इंपोर्ट्स गेटिंग कॉस्टली, द प्राइस ऑफ द फाइनल प्राइस ऑफ द गुड इज ऑल्सो गोइंग अप, एंड दिस इज नोन एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, लेट्स लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। कंज्यूमर्स पे इफेक्ट देख लेते हैं। कंज्यूमर्स मतलब मेरे तुम्हारे जैसे लोग, जिनको रेगुलरली दुकान से सामान खरीदना होता है। ठीक है। अब इस हम पे क्या असर होता है, हम पे असर ये होता है कि हमारी परचेसिंग पावर कम जाती है। परचेसिंग पावर मैंने क्या बोला था, कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में जितना सामान पहले खरीद पा रहे थे, अभी उतना नहीं खरीद पाते हो, अभी आपको कम सामान खरीदना पड़ता है। पहले 1 kg राइस का प्राइस था मान लो 50 रुपए, 50, तो अब 100 रुपए में आप 2 kg राइस खरीद पा रहे थे, बट अभी 1 kg राइस का प्राइस हो गया है 60 रुपीज। सो नाउ इन 100 रुपीज यू कैनॉट बाई 2 kgs, वो 2 kg से थोड़ा कम आएगा। ठीक है। सो योर परचेसिंग पावर इज डिक्रीज। जो लोग सेविंग्स करते हैं, उनके लिए सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती है। मैंने बताया था, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, चीजों का प्राइस बढ़ रहा है। चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको अब खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, एंड एज सुन एज योर एक्सपेंसेस गो अप, द अमाउंट ऑफ योर सेविंग्स डिक्रीजेस। दैट इज अ प्रॉब्लम। आप देख लेते हैं बोरोवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बोरोवर्स यानी जो डेटर्स होते हैं, जो उधार लेते हैं, उनको इन्फ्लेशन से एक्चुअली फायदा होता है। मैं बता रहा हूं क्यों। मान लो तुमने किसी से 100 रुपए उधार लिया। ठीक है। तुमने किसी से 100 रुपए उधार लिया। अब 1 साल 100 रुपए उधार लिया, और तुमने उसको बोला कि भाई मेरे को 100 रुपए दे दे, मुझे एक शर्ट खरीदनी, मुझे एक शर्ट खरीदनी। और तुमने शर्ट खरीद लिया 100 रुपए, और 1 महीने बाद तुमने उसको 100 रुपए लौटा दिए। ठीक है। बट 1 महीने बाद उस सेम शर्ट का प्राइस अब हो गया है 150 रुपीज। और जैसे ही तुमने अपने दोस्त को 100 रुपए लौटा दिए, अब वो 100 रुपए लेके सेम शर्ट खरीदने गया, बट क्या वो अब सेम शर्ट खरीद पाएगा 100 रुपए में? नहीं खरीद पाएगा। तो फायदा क्या हो रहा है, किसको हो रहा है, तुमको हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब भी तुम पैसे, क्योंकि एक्चुअली इन्फ्लेशन में होता क्या है, इन्फ्लेशन में पैसे का वैल्यू कम हो जाता है, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। So when you are taking a certain amount of money as a loan, or you're borrowing from somebody, and you're returning the same amount of money after a few years, then the same amount of money will now have a lesser value in the market. And what will happen, your friend can't tell you that no, मैंने तुम्हें 100 रुपया उधार दिया था, तुम मुझे अब 300 रुपए दो। वो तो नहीं बोल सकता वो। बट हो क्या रहा है, पैसे का वैल्यू गिर जा रहा है, और तुम भी इजीली लौटा दे रहे हो, बट उसको फायदे फायदे का फायदा हो नहीं रहा है उसको। इसीलिए जब भी कोई लोन देता है, द पर्सन टेक्स एन इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर वो बिना इंटरेस्ट के लोन लेगा, तो वो पूरा का पूरा लॉस में चला जाएगा। क्योंकि जब तक उसको पैसा वापस मिलेगा, तब तक पैसे का वैल्यू कम हो चुका होगा, और उधार देते टाइम वो उतने पैसे में जो भी कर पा सकता था, अभी उधार वापस मिलने के बाद वो उस पैसे में अभी उतना कुछ नहीं कर पाएगा।
100 रुपए दिया था शर्ट खरीदने का, बट जब 100 रुपए वापस मिला तो सेम शर्ट खरीदने गया और देखा कि अब 100 रुपए में वो शर्ट आता नहीं है, ज्यादा प्राइस हो गया। सो दैट इज वन थिंग, जो भी उधार लेते हैं उनको इन्फ्लेशन हमेशा हेल्प करती है। फिर जिनका फिक्स्ड इनकम होता है उनको बहुत हार्म करता है, क्योंकि देखो यार, मान लो तुम्हारी सैलरी 50,000 है और तुम्हारे महीने का खर्चा है 30,000, जैसा मैंने कहा। अब अगले साल तुम्हारा उस साल तुम्हारा सेविंग्स कितना हुआ? 20,000, 50 से 30 खर्चा करके। अब अगले साल नाउ योर सैलरी इज स्टिल 50,000, फिक्स्ड है, बढ़ नहीं रहा है, और खर्चा हो गया 40। तो अब क्या हुआ? अब तुम्हारी सेविंग्स घट के 10,000 रुपए हो गई। बट अगर कोई ऐसा आदमी हुआ जिसका सैलरी हर साल 10,000 रुपए बढ़ता है, तो उसका तो सेविंग्स बना रहेगा ना, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है और तुम्हारा सैलरी फिक्स्ड है, तो तुम्हारा सेविंग्स, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, सब कुछ धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है? देखो, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सबसे पहला तरीका है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है? द गुड्स दैट वी हैव इन आवर मार्केट, गुड्स का एक जनरल प्राइसिंग होलसेल मार्केट में कितना चल रहा है। होलसेल का मतलब होता है जहां पे बेसिकली एक सेलर दूसरे सेलर को बेचता है, कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है कोई। यहाँ पे एक सेलर दूसरे सेलर को बेच रहा है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है जिसने प्रोडक्ट को बनाया, वो आके सेलर को बेच रहा है, वो होता है होलसेल मार्केट। और कंज्यूमर मार्केट वो होता है जहां पे हम सेलर से या दुकानदार से हम कंज्यूमर उसको खरीदते हैं। क्योंकि होलसेल मार्केट में क्या हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता है, और जिसको वो बेच रहा है, सेलर को बेच रहा है, सेलर भी प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता है। बट कंज्यूमर मार्केट में सेलर बेचने के बाद जो बायर, जो हम खरीदते हैं, हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है? वो जनरल जितने भी प्राइसेस है होलसेल मार्केट में, होलसेल मार्केट के प्राइसेस का एक इंडेक्स बनाता है, और जैसे ही वो प्राइसेस ऊपर जाएंगे वो इंडेक्स का वैल्यू भी ऊपर जाएगा, प्राइसेस नीचे आएंगे देन द इंडेक्स विल आल्सो कम डाउन। ठीक है, इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स व्हाट हैपेंस इज दैट people look out for the prices at which we are buying as consumers। मतलब जिस मार्केट में हम एज कंज्यूमर्स दुकानदार से फाइनल गुड को फाइनल प्राइस पे खरीद रहे हैं, वो होता है कंज्यूमर मार्केट। अब कंज्यूमर मार्केट में जो चीजों का जनरल प्राइसिंग है, उसके ऊपर एक इंडेक्स बनाया जाता है, और अगर कंज्यूमर मार्केट में चीजों का प्राइस बढ़े देन द इंडेक्स गोज अप, if the prices of the goods come down then the CPI or the consumer price index comes down। ठीक है, and then we have GDP deflator। GDP deflator बेसिकली क्या करता है? देखो, जीडीपी क्या है? हमारे देश में प्रोड्यूस हुए हुए जो गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अब देखो, अगर अब इन्फ्लेशन हो जाता है तो जीडीपी का वैल्यू सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो जो एक्चुअल जीडीपी का वैल्यू हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी, और इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके जो जीडीपी निकलता है दैट इज कॉल्ड द रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के रेशियो को यूज करके जीडीपी डिफ्लेटर निकाला जाता है। तो दिस जीडीपी डिफ्लेटर आल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द इन्फ्लेशन, क्योंकि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का जो डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस ज्यादा होता है इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर रियल और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस कम है इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कम है, कंट्रोल्ड है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली होलसेल मार्केट पे जो प्राइसेस का लेवल है उसको मेजर करेगा। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कौन करता है? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT। ठीक है, और बेस, या एक बेस, देखो अब कोई भी चीज अगर तुम कैलकुलेट करोगे उसके लिए एक बेस चाहिए होगा ना, कि एक बेस मान लिया तुमने और तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि उस बेस से उसका कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। तो हम बेस ईयर मानते हैं 2011 टू 12 के फाइनेंशियल ईयर, कि इस पर्टिकुलर ईयर में प्राइस कितना था,
उसके अकॉर्डिंग हम प्राइसेस का ऊपर जाना या नीचे जाना कैलकुलेट करते हैं। ऑल्सो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को कवर नहीं किया जाता है, ओनली गुड्स आर कवर्ड, नॉट सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस क्या है? गुड्स आर टेंजिबल थिंग्स जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। सर्विसेज आर नॉन टेंजिबल थिंग्स जिसको तुम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैन यू सी व्हाट आई एम, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको तुम छू नहीं सकते, इसको तुम देख नहीं सकते, but what I am giving you, teaching you, that is a service. But now if I come and sell a book to you, that book is a tangible thing, you can see it, you can feel it, it is a good. Now let's look at the consumer price index. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कंज्यूमर लेवल पे देखा जाता है, मतलब जिस लेवल पे हम खरीद रहे हैं सामान को। ठीक है, इसको कैलकुलेट कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब सीपीआई के कुछ अलग अलग टाइप्स है। एक होता है रूरल सीपीआई, मतलब रूरल रीजन्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है। एक होता है अर्बन सीपीआई, मतलब शहरों के लिए, अर्बन एरियाज के लिए सीपीआई का वैल्यू कितना है। और दूसरा होता है कंबाइंड सीपीआई, जो रूरल और अर्बन दोनों को कंबाइन करके एक टोटल सीपीआई का वैल्यू देता है। नाउ लेट्स लुक एट सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, अ कंपैरिजन एंड डिफरेंस। ठीक है, देखते हैं कि ये होता क्या है। देखो, सीपीआई जो है ना, पहला बात ये कि सीपीआई रिटेल लेवल पे, रिटेल लेवल मतलब वो लेवल जिसपे हम खरीद रहे हैं दुकान से। ठीक है, और सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड किया जाता है, नॉट जस्ट ओनली गुड्स। एंड इसको पब्लिश कौन करता है? एनएसओ पब्लिश करता है। एंड डब्ल्यूपीआई का क्या है? डब्ल्यूपीआई को होलसेल लेवल पे देखा जाता है, एज आई सेड। ठीक है, एंड डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, इट इंक्लूड्स ओनली गुड्स। एंड इसका कैलकुलेशन कौन करता है? डीपीआईआईटी। ठीक है, कुछ और टर्म्स है जैसे कोर इन्फ्लेशन। देखते हैं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, जब टोटल प्राइसेस कैलकुलेट होती है ना देश में सारे चीजों की, तो उसमें से जो भी वॉलेटाइल चीजें हैं, वॉलेटाइल चीजें मतलब वो चीजें जिनका प्राइस अचानक से या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा घट जाता है। अब वो कैसी चीजें हैं? फूड एंड फ्यूल, फ्यूल मतलब पेट्रोल। अभी अगर आप देखोगे, इफ यू नोटिस प्रॉपरली, इन आवर सोसाइटी द प्राइस ऑफ फ्यूल एंड फूड आर सच दैट कि पेट्रोल का प्राइस देखो या फिर मार्केट में सब्जियों का प्राइस देखो, अचानक से बहुत बढ़ जाएगा और फिर अचानक से बहुत घट भी जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन? दैट दीस आर वॉलेटाइल आइटम्स, इनका प्राइस प्राइस बहुत वॉलेटाइल। तो कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, ये जो भी वॉलेटाइल चीजें है ना, इन वॉलेटाइल चीजों को एक्सक्लूड करके जो बाकी चीजें हैं मार्केट में, उनके प्राइसेस में चेंज को मेजर करके उसको कोर इन्फ्लेशन बोला जाता है। why what are we doing, why are we doing this? Because ये फूड फ्यूल, ये जितनी भी वॉलेटाइल चीजें है ना, इनका प्राइस स्टेबल नहीं है, तो ये हमें इन्फ्लेशन का एक स्टेबल आइडिया नहीं देता। कोर इन्फ्लेशन से क्या होता है? जो जिन चीजों का भी प्राइस स्टेबली बढ़ता रहता है, नॉर्मली बढ़ता रहता है, उन चीजों के इन्फ्लेशन का एक अच्छा खासा आइडिया हमें मिल जाता है। ठीक है, अब कोर इन्फ्लेशन का इस्तेमाल क्या है? कोर इन्फ्लेशन का इस्तेमाल आरबीआई करती है टू डिसाइड देयर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब दो टर्म्स और देखते हैं, डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन। देखिए, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि अगर आपके प्राइसेस सामान का बढ़ने की जगह घटने लग जाए, ठीक है, कि नेगेटिव इन्फ्लेशन हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है प्राइस, देन दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। एंड डिसइंफ्लेशन क्या होता है कि देखिए, डिफ्लेशन में क्या हो रहा था? इन्फ्लेशन हो ही नहीं रहा था, इन्फ्लेशन का उल्टा हो रहा था कि प्राइस कम रहा था। डिसइंफ्लेशन में क्या होता है कि जो प्राइसेस है प्रोडक्ट्स के, वो प्राइसेस बढ़ते तो है, बट जिस रेट में बढ़ रहे थे उस रेट से कम रेट में बढ़ते। मान लो अगर किसी चीज का प्राइस हर साल 10 रुपए करके बढ़ रहा था, बट अब वो कम नहीं रहा है, बट 10 रुपए का जगह अब वो 5 रुपए से बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ने का रेट कम हो गया उसका। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिसइंफ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या है? मान लो किसी चीज का प्राइस 10 रुपए करके बढ़ रहा था, अब अगले साल से उसका प्राइस अब 10 रुपए करके कम होने लगा है,
दैट इज कॉल्ड योर डिफ्लेशन। ठीक है, प्लीज बी केयरफुल, डू नॉट कंफ्यूज बोथ ऑफ देम। अब इंडिया में इन्फ्लेशन का टारगेटिंग कैसा होता है कि देखो, पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ठीक है, अब मान लो कि इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है मतलब क्या है? जो गुड्स और सर्विसेज है उनका जो प्राइस है वो प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अगर प्राइस बढ़ेगा नहीं तो उनका वैल्यू बढ़ेगा नहीं, और उससे क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है वो सेम ही रह जाएगा। सो द जीडीपी विल नेवर इंक्रीज। बट इफ थोड़ा इन्फ्लेशन होता है, उससे क्या होगा कि चीजों का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, उनका वैल्यू बढ़ेगा। सो वेन एवर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल गो अप, द टोटल वैल्यू विच इज जीडीपी विल ऑल्सो गो अप। सो इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। बट अगर ज्यादा भी हो गया देन इट विल बी हार्मफुल। क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या हुआ, हमारे जैसा आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा सामान को, वो भी गड़बड़ है। तो ये एक डायलेमा है। इन्फ्लेशन को कम भी नहीं होने दे सकते, ज्यादा हाथ के बाहर भी नहीं होने दे सकते, उसको एक प्रॉपर रेंज में रखना होता है। इसीलिए आरबीआई ने अपना एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया। और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या किया है, आरबीआई ने एक टारगेट दिया है कि अगर इन्फ्लेशन इस रेंज में हो तो ये हेल्दी है, कि थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ेगा जिससे जीडीपी भी बढ़ेगा, बट हाथ के बाहर भी नहीं जाएगा प्राइस, ताकि हमारे लिए अनअफोर्डेबल ना हो जाए चीज। ठीक है, तो टारगेट कितना दिया है? 4% ±2%। मतलब 4% का टारगेट है, बट अगर वो टारगेट से कम जाता है बाय चांस, तो मिनिमम उससे 2% कम यानी 2% तक जा सकता है। और अगर टारगेट से थोड़ा क्रॉस हो जाए वो 4% से, तो वो मैक्सिमम 6% तक, यानी एक्स्ट्रा 2% वो 6% तक अलाउ करेगी उसको। ठीक है, सो द रेंज इज 2 to 6%, और जो परफेक्ट टारगेट है हमारा वो है 4%। ठीक है, ये डिसाइड आरबीआई ने किया है एज एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट करके ये टारगेट डिसाइड हुआ है। अगर बाय चांस ये टारगेट मैच नहीं होता, अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे चला जाता है या 6% के ऊपर चला जाता है फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, अगर 9 महीने के लिए इन्फ्लेशन ऐसा ही बढ़ता चला गया या घटता चला गया टारगेट रेंज के बाहर, तो फिर आरबीआई को एक रीजनिंग देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि क्यों ये बाहर जा रहा है, और इसको कब तक नॉर्मल कर सकते हैं फिर से, और इसको नॉर्मल करने का तरीका क्या है। ठीक है, और ये आरबीआई बना कैसे था? आरबीआई वाज फॉर्म्ड बाय द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 बाय द ब्रिटिश इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये एक्ट अमेंड भी हुआ है एक बार, 2016 में ये एक्ट एक बार अमेंड भी हो चुका है। नाउ देखो, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं अभी बताता हूं मैं। देखो, रेपो रेट बोल के एक चीज होता है। होता क्या है कि जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है ना, स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, ये जितने भी बैंक्स है, ये सब अपना जरूरत पड़ने के टाइम पे आरबीआई से लोन लेते हैं। तो आरबीआई जब इनको लोन देती है, आरबीआई इनसे लोन पे इंटरेस्ट भी लेगी। ठीक है, तो जब बैंक्स को आरबीआई लोन देती है, तो उन बैंक से आरबीआई जो भी इंटरेस्ट ले रही है, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज रेपो रेट। तो अब एक चीज सोचो, मार्केट में मान लो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। अब अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंक्स का भी पैसा ज्यादा खर्च होने लगेगा इंटरेस्ट पे। उससे क्या होगा, वो पैसा अब बैंक रिकवर कहां से करेगी? हम लोगों से करेगी। कैसे? बिकॉज व्हेन बैंक विल गिव अस लोन्स, आफ्टर दैट बैंक विल इंक्रीज आवर लेंडिंग रेट। रेपो रेट बढ़ने का जो कवर अप करेगा बैंक, वो ऐसे करेगा कि जब वो हमें लोन देगा तो हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा देगा। तो अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो लोग लोन कम लेंगे,
अगर लोन कम लेंगे लोग तो कंपनीज को लोन्स, कंपनीज मोस्टली लोन लेती है, तो कंपनीज भी लोन्स नहीं ले पाएगी। अगर कंपनीज लोन नहीं ले पाएगी तो कंपनी अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएगी, पैसा ज्यादा नहीं लगा पाएगी। और अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो अर्निंग नहीं बढ़ेगा, अर्निंग अगर नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगा, देयर विल बी नो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं हो पाएगा। बट अगर अभी रेपो रेट कम कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा, बैंक्स भी अपना लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, और जैसे ही बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम किया, लोग ज्यादा ज्यादा करके लोन लेने लगेंगे। अब जब लोग ज्यादा लोन लेंगे मार्केट में तो लोग खर्चा भी ज्यादा करेंगे, जब लोग खर्चा ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगा, कंपनीज ज्यादा लोन लेगी, कंपनीज ज्यादा लोन लेगी तो क्या होगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनका अर्निंग बढ़ेगा। तो दोनों तरफ से अब लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, एंड व्हेन दे स्पेंड मोर द डिमांड विल गो अप, एज सुन एज द डिमांड गोज अप देयर विल बी इन्फ्लेशन, चीजों का दाम बढ़ने लगेगा। ठीक है, फिर आता है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, एंड एसएलआर मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब ये दोनों होता क्या है, बेसिकली देखो, बैंक पैसा खर्चा कहां से करती है, हमारे सेविंग्स के अकाउंट के पैसे से खर्च करती है बैंक। बट अगर मान लो कि हम सेविंग्स का पैसा विड्रॉ करने गए अपना, और बैंक ने हमारे सारे सेविंग्स के पैसे को किसी काम में यूज कर दिया, तो बैंक विड्रॉ करते टाइम हमें पैसा दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर को इंट्रोड्यूस किया है। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, बेसिकली बैंक्स को उनके जो भी सेविंग्स डिपॉजिट्स आते हैं कस्टमर से, एक पर्टिकुलर परसेंटेज आरबीआई मेंशन कर देगी कि इसको तुम्हें सीआरआर में रखना है, और उतना परसेंटेज पैसा बैंक अलग करके रख देगी अपने पास, उस पे उस अलग किए हुए पैसे से बैंक किसी को लोन भी नहीं देगी और कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगी, क्योंकि बैंक हमारे सेविंग्स के पैसों से क्या करती है, लोगों को लोन देती है या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है। सीआरआर जैसे ही बैंक अलग कर, मान लीजिए कि बैंक के पास 1,000 रुपए का डिपॉजिट, ठीक है, टोटल, और आरबीआई ने बोल दिया कि आपको 10% सीआरआर रखना है, 1,000 रुपए का 10% हो गया 100 रुपए, तो बेसिकली 1,000 में से 100 रुपए अब बैंक को अलग करके रखना पड़ेगा, बैंक उसको छू नहीं पाएगी, बैंक सिर्फ 900 रुपए ही यूज कर सकती है लोन वगैरह देने के लिए। ठीक है, और एसएलआर क्या होता है कि देखो, अब सीआरआर जो है ना, सीआरआर बैंक को पैसा अलग करके आरबीआई के पास रखना होता है, अपने पास नहीं। अब एसएलआर का क्या है, एसएलआर में बैंक पैसों को अलग कर लेती है, एक परसेंटेज है वो भी, कि इतना परसेंटेज पैसा अलग रखो, उसको हाथ मत लगाओ, वो बैंक आरबीआई के पास नहीं, एसएलआर बैंक अपने खुद के पास जमा करके रखती है। कैसे रखती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो अब इसका इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन, देखो, अगर सीआरआर और एसएलआर का परसेंटेज या वैल्यू ज्यादा हुआ, इसका मतलब बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा, बैंक लोन कम दे पाएगी, लोन कम देंगी तो लोगों को लोन कम लेना पड़ेगा, है ना, लोग लोन कम लेंगे तो क्या होगा, उनके पास खर्च करने के लिए पैसा कम होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम होगा, डिमांड कम होगा मार्केट में, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। बट अगर सीआरआर और एसएलआर का वैल्यू कम कर दिया जाता है, तो फिर बैंक्स क्या करेंगे, उनके पास लोन देने के लिए पैसा ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा लोन्स देंगी, लोग ज्यादा लोन्स लेंगे, कंपनी ज्यादा लोन्स लेंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगा चीजों का, और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए। और ये तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया आरबीआई का, ये मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया था ना आपको। तो ये रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर का जो रेट फिक्स करती है आरबीआई हर क्वार्टर में, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। अब इसके बाद आ जाता है कि फिस्कल मेजर्स,
फिजिकल मेजर्स यानी गवर्नमेंट क्या मेजर्स देती है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा आरबीआई बनाती है और देश की फिजिकल पॉलिसी हमेशा सरकार बनाती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो व्हाट आर द फिजिकल मेजर्स दैट आर टेकन? ठीक है, अगर इन्फ्लेशन को रोकना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, गवर्नमेंट अपने तरफ से खर्चा कम कर देगी और टैक्सेस बढ़ा देगी। अगर गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडीज देना कम कर दिया या फिर गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस लेना बढ़ा दिए, तो उससे क्या होगा? हमारे पास पैसा कम बचेगा हाथ में खर्च करने के लिए, और उससे क्या होगा? जब पैसा हम कम खर्च कर पाएंगे तो हमारा डिमांड भी कम जाएगा। जैसे ही डिमांड कमेगा तो इन्फ्लेशन विल आल्सो कम डाउन बिकॉज द प्राइस विल कम डाउन। ठीक है, बट अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडीज देना इंक्रीज कर दिया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया या फिर टैक्स को डिक्रीज कर दिया कि तुमसे अब मैं कम टैक्स लूंगा, उससे क्या होगा? हमारे हाथ में फिर खर्चने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे, हम पैसा ज्यादा खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ते ही चीजों का प्राइस बढ़ेगा, विच इज नथिंग बट योर इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके अलावा सप्लाई साइड मेजर्स को ठीक कर सकते हैं। हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखा था कि जैसे सप्लाई कम हो जाता है और सप्लाई से डिमांड बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। बट अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा दें और लॉजिस्टिक्स को बेटर कर दे ताकि सप्लाई अच्छा हो, तो फिर सप्लाई से डिमांड कभी एक्सेस होगा ही नहीं, सप्लाई डिमांड आसपास ही रहेगा, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम इन्फ्लेशन। नाउ लेट्स कम टू सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। What is inflation? Inflation refers to what? Decrease in price level? No. Constant price level? मतलब सेम प्राइस लेवल? वो भी नहीं। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल? यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, फॉल इन जीडीपी? नहीं, जीडीपी का इन्फ्लेशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो डायरेक्ट रिलेशन प्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से वो कॉस्ट पुश नहीं होता है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, हमने देखा था। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स? नो, दिस इज आल्सो नॉट अ रीजन। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स से इन्फ्लेशन होगा ही नहीं, उससे तो इन्फ्लेशन कमेगा। ऑप्शन सी, राइज इन वेजेस? यस, अगर वेजेस बढ़ेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा एंड इन्फ्लेशन विल गो अप बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, इट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी। देन डब्ल्यूपीआई कौन कैलकुलेट करता है इंडिया में? द आंसर इज ऑप्शन सी, डीपीआईआईटी। ठीक है, ये हमने देखा था थोड़ी देर पहले। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Which index is used to measure inflation at the consumer level? अब कंज्यूमर लेवल पे कौन सा इंडेक्स यूज होता है? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीपीआई। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंट इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय आरबीआई? देखो, 6% जो है वो मैक्सिमम लिमिट है और 2% मिनिमम लिमिट है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर एग्जैक्टली। जो टारगेट रेंज है, टारगेट रेंज है हमारा 4% टारगेट है, उससे या तो 2% ऊपर या नीचे हम जा सकते हैं मैक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4% प्लस माइनस 2%। ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स व्हाट? एक्सक्लूड्स मतलब छोड़ क्या देता है? कोर इन्फ्लेशन में हम क्या छोड़ देते हैं? जिन भी चीजों का प्राइस वॉलेटाइल होता है कि अचानक से बढ़ गया या घट गया, उन चीजों को कोर इन्फ्लेशन पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब ऐसी चीजों का एग्जांपल क्या दिया था मैंने? फूड और फ्यूल। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन ए, फ्यूल एंड फूड। लेट्स कम टू आवर लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स कम टू द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? मतलब इन्फ्लेशन किसके लिए अच्छा है? फिक्स्ड इनकम वालों के लिए अच्छा है क्या? नहीं है। सेवर्स को गेन तो होता नहीं है इन्फ्लेशन पे, सेवर्स का लॉस होता है। ठीक है,
प्राइसेस गिर जाती है, नई इन्फ्लेशन में तो प्राइसेस बढ़ती है, बट फायदा किसको होता है? जो पैसा उधार लेते हैं उनका फायदा होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बोरोवर्स बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिमांड इज नोन एज व्हाट? इसका तो सीधा सीधा आंसर हमें पता है, इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइंफ्लेशन? मैंने डिसइंफ्लेशन का मीनिंग बताया था, डिफ्लेशन के साथ कंपैरिजन भी बताया था। तो आप इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। डिसइंफ्लेशन मींस ऑप्शन ए नेगेटिव इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी प्राइस राइज एक्सेलरेट्स, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन रेट फॉल्स, ऑप्शन डी प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। आप सोचिए और मुझे करेक्ट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। सो दैट वाज इट फ्रॉम इन्फ्लेशन and that's it from me for today. Thank you everyone. Thank you for attending the class. Please go through these topics carefully. Thank you so much. Shubhratri. Jai Hind.